नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे राजनीति में परिवार। इन दिनों देवभूमि की फिजाओं में भले ही सर्द हवाएं बह रही हों, लेकिन राजनीति के गलियारों से गरमाते मुद्दों की तपिश से सियासी मौसम बदला हुआ है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही उठापटक जारी है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही सोच समझकर चुनावी रण में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं दावेदारी ठोकने वालों के साथ ही साथ उन कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी है जो कई दशकों से पार्टी का झंडा और डंडा पकड़कर धरातल पर काम कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार पार्टी उन्हें ये जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन दूसरी ओर पार्टियों के बड़े नेता, सांसद और मंत्री सभी अपनी बहू, बेटी और रिश्तेदारों के लिए टिकट की लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में परिवार का मुद्दा छाया हुआ है, चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लैंसडाउन से अपनी बहू अनुकृति गोसाई को टिकट दिलाने की चाहत रखने वाले हरक सिंह रावत ने जब पार्टी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो पार्टी ने उन्हें किनारे लगा दिया। इसी बीच एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। कांग्रेस परिवारवाद के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष से महरूम रही तो भाजपा भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही। दोनों ही पार्टियों के नेता अपने रिश्तेदारों की पॉलिटिक्स में एंट्री कराने की जुगत में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और हमेशा आप देखेंगे हम लोग उसी आधार पर आज हमारा कार्यकर्ता खड़ा होकर और पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्य आधारित पार्टी है। देवभूमि में चुनावी जंग में बड़े नेता अपने परिवार के बेटे, बेटी, बहू के लिए टिकट की दावेदारी करने में जुटे हैं। हरक सिंह अपनी बहू को लैंसडाउन से दिलाना चाहते हैं टिकट। हरदा अल्मोड़ा सीट से बेटी अनुपमा को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीतम सिंह अपने बेटे अभिषेक के लिए चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अजय भट्ट अपनी पत्नी पुष्पा को चुनावी मैदान में उतारने में जुटे हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। छोटे राज्यों में दल बदल के कई मॉडल सामने आते हैं और अस्थिरताओं के मॉडल जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, अगर इस तरह से व्यक्तिगत दल बदल किए गए या सामूहिक दल बदल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 16 में कराए हैं, तो उत्तराखंड जैसे नए छोटे और पर्वतीय राज्य के लिए ये किसी भी किस्म का शुभ संकेत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को भी जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार के दम पर दौलत कमा करके हर समय जो नई सीटों पर जाते हैं उन नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। कुल मिलाकर फैमिली पॉलिटिक्स के चलते कई बड़े नेता अपने परिवार वालों को सत्ता में सेट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सालों से पार्टियों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत ही अनदेखी की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे परिवार की राजनीति कब तक इन कार्यकर्ताओं के हक को मारती रहेगी। अगर ऐसे ही वंशवाद और परिवारवाद चलता रहा, भविष्य में लोकतंत्र पर खतरा मंडराना लाजमी है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो राजनीति में परिवारवाद को लेकर, परिवारवाद के साथ आगे बढ़ने के कई उदाहरण हम देख चुके हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, परिवारवाद एक बार फलता फूलता है और उसके बाद परिवारवाद में जब टूटन आती है तो पार्टी को भी गहरा नुकसान पड़ता है। लेकिन लगातार भाजपा इस बात को कहकर भुनाती रही है कि परिवार का भाजपा में कोई अस्तित्व नहीं है। पर चुनाव की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं नेता हमेशा अपने बेटे, बेटी या फिर पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का सहारा लेते हुए नजर आते हैं और ऐसा ही कुछ इस बार एक बार फिर से उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। चाहे हरक सिंह रावत की बात करें, अजय भट्ट की बात करें या फिर कांग्रेस के हरदा और प्रीतम सिंह की, हर कोई कहीं ना कहीं परिवार को आगे बढ़ाने के तौर तरीके अपनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए तमाम हथकंडे उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर उठापटक और हलचल जारी है कि आखिर कौन सी सीट से अपने परिवार के किस सदस्य को सेट कर दिया जाए कि आगे का भविष्य पूरी तरह से सुनहरा और निखरा हुआ नजर आए। इसके लिए लाखों कोशिशें भी करी जा रही हैं। कहीं कोई खुश है तो कहीं कोई नाराज है, कहीं कोई आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं लगातार बातचीत करने के बाद भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वसीम जैदी जी
हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वसीम जैदी जी जुड़ चुके हैं। वसीम जैदी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजीव जी आपसे है। लगातार बीजेपी इस बात को लेकर बार बार इस बात को लेकर कहती रही है कि परिवारवाद की भाजपा में कोई जगह नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में यदि हम इस समय देखें तो चाहे हरक सिंह रावत की बात हो या फिर अजय भट्ट की बात हो, कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को सेट करने के लिए लड़ाई जो पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी वो अब बाहर तो निकल ही आई है और साथ ही साथ आंसू भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? क्या ये परिवारवाद नहीं है? इसे आप परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखते? जी आपसे जी आपसे अनुरोध करेंगे फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। संजीव जी, एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए जी आ रही है? जी आ रही है। देखिए, मैंने कहा हरक सिंह को कॉलेज करने का ये काम कर रहे हैं, अब पार्टी ने उनको वही मौके लगातार सम्मान है और जो भी इस तरह में जो भी अपना संजीव जी, एक बार फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे, शायद नेटवर्क में काफी दिक्कत है। मैं अगला सवाल आपसे लेती हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुभाष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता वसीम जैदी भी हैं। वसीम जैदी जी, अगला सवाल आपसे है। कांग्रेस की और भाजपा की यदि बात करें तो तमाम लोग जब कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, वसी जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो परिवारवाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस की बात कर ले, दूसरी तरफ भाजपा की बात कर ले। आखिर अपने बेटे और बेटी को टिकट दिलाने की इतनी बेचैनी क्यों नेताओं के अंदर? नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप किसे टिकट दिलाना चाह रहे हैं, सवाल ये है कि वो कितना काबिलियत रखता है। मैं परिवारवाद से इत्तेफाक रखता भी हूं, नहीं भी रखता हूं। जब लगातार जो वंशवाद की राजनीति बढ़ रही है उसमें भी कोई परहेज। लेकिन जैदी साहब, अगर काबिलियत रखता है तो आपकी पार्टी का संसदीय बोर्ड खुद ही चुना उसके लिए उसका नाम आगे करेगा, उसके लिए फिर इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? नहीं तो भाजपा कहां पर परिवारवाद से बची है? भाजपा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरा सवाल फिलहाल कांग्रेस से है, फिलहाल आपसे है। हरीश रावत की यदि हम बात कर ले या प्रीतम सिंह की बात कर ले, तो क्यों अपने बेटे और बेटी को टिकट दिलाने के लिए इतनी होड़ मची है? और की क्या बात है? अगर काबिलियत है उनके बेटे और बेटी के अंदर तो नुकसान क्या है इसके अंदर? आप एक बात देखिए, अगर अभी ऐसा नहीं है, आप देखिए गुलाब सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के और 8 बार के विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे प्रीतम सिंह लगातार जीतते चले आ रहे हैं। और ऐसे अगर हम ब्रह्मदेव शर्मा जी की बात करते हैं, उनके बेटे नवप्रभात है, लगातार अपनी सीट पर जीतते चले आ रहे हैं। 2017 के चुनाव में जरूर मुन्ना सिंह चौहान से आ रहे थे। तो काबिलियत अगर आपके अंदर है, आपके बेटा या बेटे के अंदर काबिलियत है, तो ये बात मायने नहीं रखती कि वो उसे वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाए या उसे परिवारवाद की राजनीति का उसके ऊपर आरोप लगाए। अगर आपके बेटे या बेटी आपके परिवार में से किसी अन्य, लेकिन जैदी साहब यहाँ पर ठीक है, हरीश रावत यदि अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते हैं अल्मोड़ा सीट से, जिस तरह से बातचीत चल रही है, तो अल्मोड़ा सीट पर यदि कोई कार्यकर्ता होगा भी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। हरीश रावत सबसे पहले अपनी बेटी को कंसिडर करेंगे या उस कार्यकर्ता को कंसिडर करेंगे? सवाल ये नहीं है, अगर उनकी बेटी अगर विनिंग जोन में है, उनकी बेटी अगर सीट निकाल सकती है तो अपनी बेटी को करेंगे, उनका कार्यकर्ता सीट निकाल सकता है तो वो कार्यकर्ता को करेंगे। तो ठीक है, ऐसे तो आपके तमाम बड़े नेता हैं, सबसे पहले उनके बच्चों के बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद आप दूसरे लेवल के कार्यकर्ता के बारे में सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पहली लिस्ट भाजपा ने जारी की है
पहली लिस्ट के अंदर पंकज सिंह का नाम है। जैदी साहब, परिवारवाद का उदाहरण हम सब देख चुके हैं, कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में बहुत देख चुके हैं। एक बेटा बेटी को लेकर जब इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा तो बेटा बेटी के ऊपर कभी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आपके पास आऊंगी संजीव जी। संजीव जी, बेटा या बेटी कोई घर से निकलकर सीधे नहीं आ रहे। अगर बेटा बेटी उनके मैदान में है, उनके बेटा बेटी पिछले 5 साल से जनता के बीच में है, उनके बेटा बेटी अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये तर्क तो हर पार्टी की तरफ से आता है, ये तर्क आप भी दे रहे हैं। ठीक है संजीव जी, तो उनके बेटा बेटी है मैदान में, अगर वो कार्यकर्ताओं के जैसे कार्यकर्ता के तौर पर ही मेहनत कर रहे हैं तो नुकसान क्या है? मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूँ। हरीश रावत के बच्चों ने, जो कि उनके बेटे भी हैं, बेटी भी लगातार मैदान के अंदर है बीच में। उनके बेटे जो हैं आनंद रावत, वो कई तरह के एनजीओ चलाते हैं, वो कई तरह के लोगों को ट्रेन करते हैं। तो वो इकलौते आपकी पार्टी में ऐसे जो एनजीओ। ठीक है, आपके पास आऊंगी जैदी साहब, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ सुभाष झा भी बने हुए हैं। सुभाष झा जी, बीजेपी की चाहे हम बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, जब हम इस तरह के सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि क्यों बेटा बेटी या बहू या फिर पत्नी को अहमियत दी जा रही, तो हर कोई ये कहता है कि साहब वो तो काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसी मानसिकता को यदि हम आगे लेकर चलेंगे तो परिवारवाद के ऊपर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, परिवारवाद को लेकर, परिवारवाद को कहीं ना कहीं राजनीति से दूर करने की बातचीत कर रहे हैं, वो दूर नहीं होगी बल्कि और बढ़ती ही जाएगी? प्रियंका जी, दो तरह की सच्चाई है जी, और इसके दो पक्ष हैं। पहली बात तो भाजपा के तरफ से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि परिवारवाद जो है अन्य पार्टियों में है और भाजपा में नहीं है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा कहीं भी परिवारवाद से अलग नहीं है जी। बिल्कुल, आज आर.के. सिन्हा सांसद हैं, उनके बेटे को सचिव बनाया गया है, बिल्कुल राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और ऐसे अभी देखिए ना, रीता बहुगुणा जी ने कह दिया कि हमारे बेटे को टिकट मिलना चाहिए। भाजपा के परिवार के ऐसे राष्ट्रीय लेवल पे और दूसरे प्रदेशों में मैं ऐसे 10 नेताओं का नाम बता सकता हूं जिनकी पत्नी या जिनके बेटे जो हैं भाजपा में हैं और उनकी पत्नी भी भाजपा से कहीं न कहीं विधायक हैं या कहीं न कहीं मंत्री हैं जी। तो इससे कहीं भी भाजपा अलग नहीं है। हाँ, पहले ये जरूर था कि पहले आडवाणी जी इससे अलग रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी इससे अलग रहे, ऐसे नेता लोग अलग रहे, लेकिन आप इसको सिर्फ एक पार्टी के तौर पे ना लें। आप देखिए कि अमित शाह जी अभी गृह मंत्री है और अमित शाह के बेटा जो जैसा हैं वो बीसीसीआई में अध्यक्ष हैं जी। आखिर किस नाते, न वो क्रिकेटर है, न क्रिकेट से उनका कोई कभी लेना देना रहा है, नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना होगा कि सिर्फ विधायक और एमपी का टिकट मिल गया। इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि आर.के. सिन्हा सांसद थे राज्यसभा के, आर.के. सिन्हा का बेटा राष्ट्रीय सचिव बना दिया जाता है। आखिर वो कार्यकर्ता जो 20 सालों से भाजपा में, वो क्या करेगा जी। एक बात। दूसरी बात आप देखिएगा कि ये फारूक अब्दुल्ला साहब, मुलायम सिंह साहब, लालू यादव जी, ये जितने लोग, रामविलास पासवान अब नहीं है उनका बेटा, ये सारे लोग पहले परिवारवाद को लेकर के हंगामा करते थे। आप 89-90 का इतिहास उठाइए जी, ये सारे लोग परिवारवाद को लेकर के हंगामा करते थे, लेकिन आज ये सारे लोग परिवारवाद पे नहीं बोलते, चूंकि इनके बच्चे अब राजनीति में आ चुके हैं और इनके बच्चे राजनीति में स्थापित हो चुके हैं जी। इसी तरह आज के दौर में भाजपा में अभी ये कहा जा रहा है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, अमित शाह जी के बच्चे सेट हो गए बीसीसीआई में, इसी तरह कल को वो नेता थोपे जाएंगे और ये तमाम पार्टियों का ये हाल है। इसमें कोई एक पार्टी, अगर लेफ्ट पार्टी को आप छोड़ दें, वामपंथी पार्टियां इसमें नहीं है। हालांकि आज के डेट में वामपंथी पार्टियां कितनी प्रासंगिक हैं या रह गई हैं वो अलग बहस का विषय है जी। लेकिन उनके पास परिवारवाद नहीं था, उस पर वो कैरेक्टर वाइज वो परिवारवाद से वो पार्टियां अलग रही। ठीक है। लेकिन ये तमाम पार्टियां आप देखेंगे, वो सपा हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे राजद हो। हाँ, अब चूंकि सवाल यह उठता है कि इनके पार्टी को सबसे पहले एक बड़ा मंच, एक बड़ा चीज तो तभी मिल जाता है ना जब पिता का परिचय उसके साथ जुड़ जाता है जी। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे अधिक नुकसान कार्यकर्ता का काम करता है। आज देखिए अभी बिल्कुल, और अभी मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी आप देखिए कि सारे उदाहरणों को मैं पीछे छोड़ता हूं। अभी रीता बहुगुणा जोशी जी का बयान आया है कि अगर हमारे बेटे को टिकट मिलने के लिए अगर मैं बाधा हूं तो मैं एमपी का अपना जो है, मैं एमपी से रिजाइन कर दूंगी। अब सवाल यह उठता है कि सोचिए कि एक नेशनल लीडर या एक प्रदेश स्तर का लीडर
वो इस लेवल तक, इस स्तर तक आता है कि वो कुछ भी करेगा, मतलब सदस्यता अपनी रिजाइन कर देगा जी, लेकिन उसके बेटा को टिकट चाहिए। जी बिल्कुल। अभी जो हरक सिंह रावत ने छोड़ा है, जिसकी चर्चा है, हरक सिंह रावत जी बहुत दिनों से इस प्रयास में थे। हरक सिंह रावत जी ने बेसिकली ठीक है सुभाष जी, आपके पास पीछे की कहानी ठीक ये है सुभाष जी, चाहते थे हमारे कि साथ हम यूकेडी से भी मोल- वीरेंद्र सिंह रावत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनकी राय जान लेते हैं, उसके बाद आपके पास वापस लौट कर आते हैं। जी वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से हम परिवारवाद की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उत्तराखंड में इस समय दोनों ही एक ही धरातल पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। टिकट दिलाने को लेकर जिस तरह से कद्दावर नेता अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने को लेकर होड़ मचा कर रखी है, कहीं कोई पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है तो कहीं लगातार लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है। क्या कहना है आपको, क्या राजनीति में ये परिवारवाद जनता के साथ ही साथ पार्टी के लिए किसी फायदे का सौदा लेकर आ सकता है? क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, के न्यूज इंडिया का तहे से धन्यवाद और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनका भी धन्यवाद। ये देखिए, ये जो राजनीति है, इन्होंने अपना घर का अखाड़ा समझ लिया है, अपने घर की विरासत समझ ली है। मैं नहीं तो मेरा बेटा, बेटा नहीं तो मेरी बहू, बहू नहीं तो मेरी बेटी, या कोई ना कोई परिवार में कोई ना कोई उसमें राजनीति में रहे। और इन्होंने ऐसे सरकारी नौकरी की तरह समझ लिया है कि भाई हमारी जो वंशज है हम ही रहेंगे राजनीति में, हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा। और मैं आपको उठा के बता दूं, यूकेडी में मेरे परिवार में कहीं भी राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई दूर दूर तक कहीं वो नहीं था, पर खेल की जगह पे मेरा नाम कमाया, आज मैं राजनीति में आया हूँ। तो ऐसे कई लोग यूकेडी में, ऐसे नए लोग आए, नए चेहरे आए जिनका कोई परिवारवाद दूर दूर तक कहीं नहीं है। और जितने बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों ने तो अपनी विरासत समझ की। अगर आपको मैं बता दूं कि चोपड़ा खान विधानसभा से सतपाल महाराज ने कह रखा है, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो मेरी पत्नी को दो, अमृता रावत को दो, मेरी पत्नी को नहीं मिलता तो मेरे बेटे सुरेश रावत को दो। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी धरोहर समझ रखी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जनता से छलावा किया है, लूटा है। इन्होंने अपनी विरासत समझ की, अपनी धरोहर समझ रखी कि भाई नेता बनेंगे तो हमारे खानदान से बनेंगे, बाकी कोई नहीं बनेगा। तो ये बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों भाई बहन मिलके इस उत्तराखंड को है और इसकी जो हालत कर दी है वो देख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई सरोकार नहीं है। संजीव जी, ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास आते हैं। संजीव जी, क्या आपको नहीं लगता कि परिवारवाद की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जिस तरह से टिकट मांगने को लेकर कद्दावर नेता दबाव बनाते हुए नजर आते हैं, इससे लंबे समय से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका मनोबल टूटता है? बहुत मनोबल टूट रहा है। मैं आपको बता दूं, इस समय कांग्रेस के भी जो कई दिग्गज नेता हैं, जो बेचारे कई क्षेत्र से लगे हुए हैं, कई सालों से लगे हैं, 20-21 साल लगे, और बेचारे जब लास्ट मिनट में पहुंचते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो लंच राउंड रघुवीर बिज जी है, वो कांग्रेस में कई सालों से लगे हुए हैं, कई सालों से बेचारे काम कर रहे हैं और तन मन धन से लगे हैं, उन्होंने सब कुछ निछावर कर रखा। और लेकिन उनको वो बेचारे परेशान है, पसोपेश में, भाई कहीं वहां उधर हरक सिंह रावत जी तो ना आ जाए, या उनकी बेटी तो ना आ जाए। ठीक है वीरेंद्र जी, जो बेचारे कार्यकर्ता लगा हुआ है। वीरेंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से टिकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में होड़ मची हुई है, अपने ही परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने को लेकर कहीं दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं उसके लिए पार्टी से निकल जाने की, निष्कासित होने की धमकी भी दी जा रही है। लगातार इस तरह के दबाव के चलते जिस तरह से पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती हैं, क्या इससे आने वाले समय में राजनीति में उन पार्टियों को फायदा होगा या फिर उन परिवारवाद के हिमायतियों को फायदा होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में परिवार को लेकर। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। यूकेडी नेता वीरेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा बने हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता वसी जैदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, एक बार फिर से आपके पास आने की मैं कोशिश करती हूँ। क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी संजीव जी, हरक सिंह रावत जिस तरह से लंबे समय से इस बात की आस लगाए बैठे थे कि वो जिस टिकट की मांग कर रहे हैं उनको वो टिकट और साथ ही साथ उनकी बहू को भी टिकट को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत होगी, लेकिन टिकट की बातचीत तो हुई नहीं। बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पूरी तरह से आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है? कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए थी। आंसू बहाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और संजीव जी, लैंसडाउन से अपनी बहू अनुकृति गोसाई के लिए यदि मांग कर रहे थे हरक सिंह रावत, तो क्या जिताऊ कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके टिकट को फाइनल नहीं किया जा रहा है? क्या वजह रही है? ठीक है संजीव जी, नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके पास वापस लौट कर आते हैं। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ बन चुकी हैं। जी उमा जी, परिवारवाद को आज लेकर हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस की हम चाहे बातचीत करें चाहे बीजेपी की बातचीत करें, आज उत्तराखंड में यदि देखा जाए तो दोनों एक ही जगह पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस में भी वही रस्साकशी चल रही है अपने बेटे बहू को टिकट दिलाने को लेकर, और बीजेपी में तो हम सब देख ही चुके हैं हरक सिंह रावत का क्या हश्र हुआ है टिकट को लेकर, हम सब देख चुके हैं। क्या लगता है आपको कि क्या परिवारवाद को लेकर जब टिकट को लेकर दबाव बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस कार्यकर्ता का होता है जो लंबे समय से चला रहा है? दूसरी बात यहां पर यह भी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि हम टिकट उनको देते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट है। तो जो कार्यकर्ता इतने लंबे समय से आपके लिए काम कर रहा है, जो 20 साल काम करके 25 साल काम करके टिकट का इंतजार कर रहा है, उसके ऊपर भारी पड़ते हैं कद्दावर नेता के बहू बेटे जो अभी 1 साल पहले ज्वाइन हुए हैं, 2 साल पहले या 5 साल से काम कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से कार्यकर्ता की अनदेखी की जाती है यहाँ पर? देखिए, मैं आपकी बात से बहुत हद तक मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से खासतौर पर बड़ी पार्टियों में जिस तरीके से लोग 20-20 साल 25-25 साल से लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी, अब आप एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पेश करना चाहूंगी। अभी कैंट विधानसभा सीट है हमारे यहाँ पर, माननीय अरविंद कपूर जी यहाँ पर लंबे समय से विधायक रहे और अभी चर्चा ये है कि टिकट उनकी पत्नी को दिया जा रहा है। तो मैं मतलब हैरान हूँ, बिल्कुल मैं बहुत हैरान हूँ कि 30-35 साल एक व्यक्ति विधायक रहा तो उसके बाद आप उनकी पत्नी को दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि सहानुभूति वोट आपको मिल जाएगा और आपकी उनकी जो एक सीट है वो पक्की हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है कि वहां पर उस विधानसभा में, उस पर्टिकुलर विधानसभा में दूसरे लोग वहां पर काम नहीं कर रहे होंगे। तो ये जो एक गणना बड़ी पार्टीज ने बना ली है और कि कैसे भी करके आपको सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, चाहे सहानुभूति के बल पर आए। आप देखें, बीजेपी ने थराली सीट पर जब एक हमारे विधायक एक्सपायर हुए थे तो उनकी पत्नी मुन्नी देवी को आपने टिकट दे दिया, जबकि मुन्नी देवी बिल्कुल घरेलू महिला है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो कहीं से महसूस ही नहीं होती कि आप किसी विधायक से बात कर रहे हैं। ऐसे सुरेंद्र सिंह जीना के भाई को आपने टिकट दिया, मोहन राकेश के आपने पत्नी, सॉरी, जो यहाँ झगड़ेड़ा के विधायक थे उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया। तो ये जो इस तरह का जो प्रकरण है, इससे कहीं ना कहीं एक पुराना कार्यकर्ता जो दिन रात पिछले 20 साल से मेहनत कर रहा है, अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आहत होता है कि जब बात आती है कि किसी की मृत्यु के बाद आप सिर्फ सहानुभूति वोट के लिए आप उनकी पत्नी या भाई को टिकट देते हैं। और हरक सिंह रावत जी ने तो परिवारवाद की ना पराकाष्ठा ही, इन्होंने तो नई इबारत लिख दी है। इन्होंने तो अपने बेटे के लिए भी, बहू के लिए भी, अपने लिए भी, और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की राजनीति लगातार वो अपने पिछले जो हमारे तीरथ सिंह रावत हो या त्रिवेंद्र रावत हो, हर एक के साथ इनकी जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति थी, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो, मैं कहती हूँ, हमारी जो राजनीति है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो आहत हुआ है। मैं तो आज भी कांग्रेस को कहती हूँ कि इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में मत लीजिए, इनको वोट मत दीजिए, तब कहीं जाकर उत्तराखंड का भला होगा। हमारे बीच बहुत अच्छे राजनेता है, हर पार्टी में
में अच्छे लोग हैं, उन लोगों को आगे लेकर आइए, नए लोगों को टिकट दीजिए और नए लोगों को विधानसभा में भेजिए। कम से कम जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में इस समय, और पिछले 2 दिन से हर टीवी चैनल पर एक ही डिबेट हरक सिंह हरक सिंह हरक सिंह हरक सिंह हरक सिंह। बहुत बहुत दुख होता है मुझे। हम लोग अपने जो पलायन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गैरसैंण, हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम सिर्फ हरक सिंह पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का इस समय मैं कहती हूँ बहुत नेगेटिव जी। वसीम जैदी जी, जिस तरह से उमा जी का कहना है कि कांग्रेस में यदि चाहें तो अब आप दूसरे कार्यकर्ताओं की ओर भी देख सकते हैं, कब तक परिवारवाद की ओर देखते रहेंगे और कब तक उन्हीं लोगों को बढ़ावा देते रहेंगे? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि परिवारवाद जो जैसे कि इन्होंने कहा कि सुरेंद्र राकेश के बाद वो आगे उनकी पत्नी आ गई, मुन्नी देवी आ गई। मैं इस इंसिडेंट की अलग बात है, जैसे कि प्रकाश पंत जी के बाद उनकी पत्नी है, चंद्रपंत जी है, वो वहां से पिथौरागढ़ से विधायक हैं। लेकिन सवाल उन कार्यकर्ताओं का भी आता है जो एक परिवार, क्या अगर कोई परिवार से जुड़ा है तो क्या वो चुनाव का लड़ने का हक नहीं रखता? क्या अगर आप किसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा हैं और आप कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं तो क्या आपका हक, वो हक नहीं बनता कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? यदि हम हरीश रावत की बेटी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जिस अल्मोड़ा सीट की बात की जा रही है, उस अल्मोड़ा सीट पे सबसे ज्यादा अनुभवी कार्यकर्ता वही है? उससे ज्यादा अनुभवी आपकी पार्टी में कोई है ही नहीं? सुनिए, हरीश रावत की बेटी एक कार्यकर्ता के तौर पर पिछले 20 सालों से काम कर रही है। हरीश रावत की बेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर, महिला मोर्चे के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री है और वो लगातार अपने क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र में वो तैयारी कर रही है, लगातार उन भाई बहनों से जुड़ी हुई है, उन सभी जो वहां पर उनके क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़ी हुई है। आप सिर्फ हरीश रावत की बेटी या फिर किसी और के बेटे को इस वजह से टिकट नहीं काट सकते कि वो हरीश रावत का बेटा या बेटी है। आप अगर कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं, आप कार्यकर्ता के तौर पर लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, तो आपका हक बनता है कि आप वहां पर विधानसभा के लिए आप टिकट की मांग भी कीजिए, आप जीतिए भी और उसके बाद आप उसके लिए फिर चाहे आपको ब्लैकमेलिंग ही क्यों ना करनी पड़े। ब्लैकमेलिंग का क्या पैरामीटर है मैडम? आप मुझे बताइए, ब्लैकमेलिंग का क्या पैरामीटर होता है? जिस तरह से ट्वीट करके नाराज होते हैं हरीश रावत और उसके बाद फिर दिल्ली तक न जाने कितने नेताओं को बुलाया जाता है, आला कमान तक आती है, नेशनल न्यूज बन जाती है, इसे आप ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या कहेंगे? आप किस आधार पर ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में रख सकते हैं? किस आधार पर आप कह सकते हो कि वो ब्लैकमेलिंग? जैदी साहब, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि उसे अपनी बात मनवानी है तो नाराज कैसे होना और फिर कैसे माँ बाप से जिद करके अपना खिलौना ले लेना है। ठीक उसी तरह की दशा नजर आई थी जब ट्वीट किया था। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक नेताओं की पूरा रेला गया था, मीटिंग होती है और उसके बाद हरीश रावत मान जाते हैं। इसे आप ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यदि आपकी ब्लैकमेलिंग की परिभाषा कोई और है तो वो भी समझा दीजिए। हरीश रावत जी, हर ब्लैकमेलिंग क्रिमिनल ब्लैकमेलिंग ही नहीं होती। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप लगातार हरीश रावत जी का नाम ले रही। हरीश रावत जी 22.5 साल का अनुभव रखते हैं संसदीय, उसके अलावा मुख्यमंत्री रहे हैं और आज तक हरीश रावत जी के ऊपर एक बार भी छोटा सा भी दाग ये नहीं लगा कि वो किसी और पार्टी के अंदर गए हों। जी बिल्कुल दाग नहीं लगा, बिल्कुल दाग नहीं लगा, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को मगरमच्छ कह दिया। क्या ये शोभा देता है 22 साल पुराने कार्यकर्ता को, 22 मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को? एक कार्यकर्ता के तौर पर जो छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री तक और कैबिनेट मंत्री तक, उसके अंदर जो कि उसके अंदर वो उस पद को उन्होंने सुशोभित किया। उसके बाद अगर अपनी बात को वो एक पार्टी फोरम पर रखते हैं, पार्टी के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर बुराई क्या है? कोई भी कार्यकर्ता, मैं सिर्फ हरीश रावत जी की बात नहीं करता। बिल्कुल बुराई नहीं है। फिर आपकी पार्टी में ऐसे मगरमच्छ क्यों है जो उन्हें तैरने नहीं दे रहे? आप बताइए, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ। फिर आपकी पार्टी में ऐसे मगरमच्छ उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? एक अनुभवी कार्यकर्ता है, कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, फिर आपकी पार्टी में ऐसे नेता क्यों जो उन्हें तैरने नहीं दे रहे हैं? परेशान है वो बेचारे। हरीश रावत जी की नाराजगी थी, पार्टी फोरम पर नाराजगी थी। हरीश रावत जी ने पार्टी फोरम पर अपनी बात रखी, उनकी बात को तवज्जो दी गई, उनकी बात को सुना गया और उसका निराकरण कर दिया गया है। कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह का कोई आपसी झगड़ा नहीं, एआईसी से लेकर पीसीसी तक, जिला स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस के अंदर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। और पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, अपनी बात पार्टी फोरम पर अपने स्तर पर रखता है। आप जैसे आपने कहा कि परिवारवाद से दूर की बात कीजिए। अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी अपनी किसी सीट पर 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से तैयारी कर रहा है और उसे टिकट नहीं मिल रहा, तो वो प्रदेश स्तर पर भी अपनी बात रखेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात रखेगा, केंद्र स्तर पर भी अपनी बात रखेगा। ठीक है, बात तो रखी जाती है। ठीक है सुभाष झा जी, ठीक है।
ठीक है, आपके पास बहुत तर्क है, आप तर्क देंगे, ठीक है। आप आखिर कांग्रेस के लिए बैठे हैं, आपका काम भी है यही। सुभाष जी, राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, राजनीति को पहले ही लोग बोलते हैं कि राजनीति में कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, और अब जब ये परिवारवाद का नया खेल शुरू हुआ है, पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अब साफ तौर पर टिकटॉक को लेकर जिस तरह की होड़ दिखाई देती है, जनता के सामने भी आती हैं तमाम बातें, ट्विटर से लेकर फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। क्या आपको लगता है कि अब तो ये और सिक्योर हो चुका है कि पहले खुद अपनी पूरी जिंदगी आप राजनीति करिए, रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, और उसके बाद अपने बेटा, बेटी, बहू और आसपास और दूर के जितने भी रिश्तेदार हैं सबको सेट कर दीजिए, तो इससे फायदे का और कोई करियर तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसा करियर है कि इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी, इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं देना, इसके लिए दिन रात जगना नहीं है, पिताजी की विरासत पे सीधा सीधा बैठ जाना है। और अभी तक जो अनुभव रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस को मत लीजिए, ये सारी लगभग सारी पार्टियों का। और एक जानकारी के लिए अभी बता दूं कि अभी हाल ही में एक रिसर्च आया है, उस रिसर्च में कहा गया कि 42% जो है अब राजनीति पर पारिवारिक कब्जा हो चुका है जी। 42% भारतीय राजनीति पर अब जो है परिवारों का कब्जा हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि कहीं न कहीं ये 42% जो परिवारों का कब्जा हो चुका है भारत की टोटल राजनीति पर, तो अब आप सोचिए कि कितना स्पेस बचा है आम आदमी के लिए जी। बिल्कुल। और आज जो राजनीति में इतना उठा पटक, नैतिकता तो छोड़ ही दीजिए, वो दूर की बात है, ये सारे का तकाजा का मूल कारण इसके पीछे जो है वो यही है, परिवारवाद। क्योंकि अगर सामने से कोई विधानसभा टिकट या विधान पार्षद या राज्यसभा या लोकसभा का टिकट ना भी मिले तो उन्हें किसी बोर्ड के, किसी निगम के, किसी और जगह उनको सेट कर दिया जाता है, उनके बच्चे को, उनकी पत्नी को। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। फिर अंतर क्या रह जाता है, राज प्रणाली जो हम छोड़कर आए हैं, लोकतंत्र की हम बातचीत करते हैं, यदि वैसे ही चलना है तो फिर क्या मतलब रह जाता है लोकतंत्र और जनता के मत का, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि की दंगल में। राजनीति में परिवार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। यूकेडी नेता वीरेंद्र सिंह, अगला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरह से सुभाष जी का कहना है कि एक सर्वे के अनुसार ये जानकारी सामने आई कि 42% परिवारवाद का कब्जा है राजनीति पर। राजशाही छोड़कर हम आगे बढ़े, 75 साल आजादी के हो चुके, और एक बार फिर से यदि हम उसी ओर लौटने लगे तो राजशाही और लोकतंत्र की जो हम बातचीत करते हैं, कहां तक हम आगे बढ़ पाएंगे? हम तो वापस लौट रहे हैं। जी देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड या पूरे भारत का संविधान जो है बहुत लचर बना हुआ है नेताओं के लिए, खासतौर पर। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कितने क्राइम कर लो, मर्डर कर दो। अभी आपके उसमें देख रहा हूं मैं, आजम खान जी जो जेल में बंद है, उनको भी टिकट दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब ऐसे क्रिमिनल लोग, अनपढ़ लोग राजनीति में आएंगे तो क्या देश का विकास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे पूरा भारतवर्ष में देख लीजिए, आज इसीलिए भारतवर्ष इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ राजनेता लोग, जो नेता लोग जो है अनपढ़ खड़े हो गए, उनको कुछ पता नहीं है, परिवारवाद है। दूसरा बात है कि क्रिमिनल है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें संविधान में चेंज होना चाहिए। और आज जबकि उनको मसीहा बोला जाता है, मुख्यमंत्री बोला जाता है, विधायक बोला जाता है, जनप्रतिनिधि बोला जाता है,
और वो जनप्रतिनिधि ही जनता के साथ खिलवाड़ करता है, उसे पूरी छूट मिल जाती है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और परिवारवाद तो खत्म होना चाहिए। हम कहते हैं जो कार्यकर्ता इतने सालों से काम कर रहा है, 20 सालों से काम कर रहा है, उसको क्यों नहीं तवज्जो दी जाती है? इतने लड़ते हैं, झगड़ते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन अपना खून, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना घर तक नीलाम कर देते हैं वो कार्यकर्ता, पर उनको टिकट नहीं मिलता। क्योंकि जिनकी पकड़ है, जिनके पास नोटों का बंडल बड़ा है, जिनकी पकड़ पहुंच अच्छी है, उन्हीं को ही वो टिकट देते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात परिवारवाद, कि भैया मेरा ये बन जाए, मेरा ये बन जाए, मतलब उनको वही नौकरी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके पास है भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। आप जाओ, ठप्पा लगाओ, जनता को गुमराह करो, बेवकूफ बनो, भ्रष्टाचार करो और अपने फिर दोबारा सत्ता में बैठ जाओ। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की बहुत बड़ी लचर वो है भूमिका, क्योंकि ये संविधान चेंज होना चाहिए। और ये संविधान में जब तक चेंज नहीं हुआ, जैसे क्रिमिनल लोगों को नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए तभी जाके। और दूसरी बात है परिवारवाद, मैं कहता हूँ कि ये परिवारवाद के भी एक होना चाहिए, कि इनके एक पीरियड होना चाहिए। क्या यही रहेंगे 20 साल तक? क्या इनकी भी एक पीरियड होना चाहिए कि 5 साल आप लोगे, 5 या 10 साल ज्यादा 10 साल लिमिट। ये थोड़ा क्या 20 साल तक आप विधायक रहोगे, ठीक है, 20 साल तक आप मंत्री ये रहोगे। ठीक है, बड़े सोचने वाली बात ठीक है संजीव जी, ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास आते हैं संजीव जी। जी संजीव जी, संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि परिवारवाद को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस राजशाही को छोड़कर आए हैं, यदि वो आगे बढ़ता रहा तो एक बार फिर हम उसी मोड़ पर खड़े होंगे। देखिए परिवारवाद और वंशवाद की तो शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। आज उसका लाभ लेकिन संजीव जी, आप भी उससे अछूते नहीं है, भाजपा भी अछूती नहीं है। कांग्रेस को तो आप कहते थे कांग्रेस का पर तो ठप्पा लगा है, लेकिन बीजेपी तो दम भरती थी। अब आप उसी रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? संजीव आदे जी ने जिताओ कैंडिडेट लग रहे थे, तो उन्होंने एक रात के अंदर उन्हें टिकट दिया था नैनीताल से, और हर चीज के ऊपर कांग्रेस का नाम। ठीक है, जैदी साहब आपके पास भी आते हैं। संजीव जी, हम कांग्रेस की बात तो लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो अब उसी राह पर चल रही है। क्या जरूरत आन पड़ी? क्यों आप परिवारवाद से खुद को दूर नहीं रख पाए? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के पास कोई प्रॉपर, कोई बढ़िया नेतृत्व देने वाला कोई अध्यक्ष का चेहरा है ही नहीं गांधी परिवार के अलावा? संजीव जी, आपके पास तो बहुत बढ़िया लोग हैं, तो आपको क्यों एक ही परिवार के कई कई सदस्यों को टिकट देने की जरूरत पड़ रही है? जो एक दलित चेहरा थे, उन्होंने जब एक बार। संजीव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस से मैं सवाल कर लूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी में तो नेतृत्व की कमी नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है, फिर आपको क्यों एक ही परिवार के कई कई सदस्यों को टिकट देने की जरूरत पड़ती है? क्यों बाकी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देते आप? प्रियंका जी, देखिए, हमारी पार्टी ने अपना एक सिद्धांत और एक नियम है, एक व्यक्ति एक पद, और उस सिद्धांत अवहेलना करते हुए जिस तरह से हरक सिंह रावत जी अपने परिवार के लिए 4-4 टिकटों की एक रहे थे। हम संजीव जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी पार्टी में भी एक सांसद है, तो उनके परिवार का दूसरा सदस्य विधायक है, तो तीसरा प्रधान है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में ऐसा कोई है ही नहीं? अभी लिस्ट लेके बैठे तो लंबी लिस्ट निकलकर सामने आएगी, उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। नहीं, प्रियंका जी, मैं याद दिलाता हूं संजीव जी को, आप बोल रहे हैं कि मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी को आपने लगातार टिकट दिए, यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी को आपने टिकट दिए। भूल गए आप? यशपाल विजय बहुगुणा जी के बेटे सौरभ बहुगुणा को आपने टिकट दिया, तब आपकी वंशवाद परिवार मंत्री के बेटे को आपने पद नहीं दिया। हरीश रावत जी का पूरा परिवार आज लाइन में लगा हुआ है। हरीश रावत जी का परिवार जिम्मेदार है, हरीश रावत जी का परिवार काबिलियत रखता है, योग्यता रखता है। संजीव जी, कांग्रेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, मैं तो उनसे खुद ही सवाल कर रही हूँ। आप बीजेपी की बात करिए, बीजेपी की बात करिए। जब तमाम लोग ऐसे थे तो हरक सिंह रावत को भी टिकट दे देते उनकी बहू को, क्या आपत्ति थी आपको? चौहान और मधुर चौहान को टिकट क्यों दिए थे? आप मुझे बताइए, आपने यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी को टिकट क्यों दिए थे? आप सिर्फ बात करके मुझे दीजिए। आपने मुन्ना जी संजीव जी जवाब दीजिए। जी संजीव जी, जैदी साहब के सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पे, परिवारवाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, और जो कैपेबल व्यक्ति है हम उनको टिकट दे रहे हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट है
जिनका आप क्यों चुनाव कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? आप क्यों चुनाव कैंडिडेट पर आ रहे हैं? करता लगातार एक तरफ आप संजीव जी बात करते हैं कि आप वंशवाद परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, को टिकट दे रहे हैं। ठीक है जैदी साहब उनका कहना है वो दोनों केपेबल थे और आपने भी तो माना, आपने अपनी पार्टी में भी लेकर तो दोनों को टिकट दे दिया। भाजपा जो हम पर आरोप लगाती है, आप दोनों ही तो सेम काम करते हुए। जैदी साहब आपकी पार्टी में भी तो दोनों लोग आए, तो आप दोनों को टिकट देंगे ना? ठीक है, उनका भी यही कहना है कि दोनों केपेबल थे, आप भी वही कह रहे हैं केपेबल थे। ठीक है उमा जी को किसने दिया? जवाब दीजिए। आप देश की आजादी के बाद से उठाकर देख लीजिए हमने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना परिवारवाद के बनाए हैं। उनसे ज्यादा आपको मिला नहीं। आप देश की राजनीति में देख लीजिए, आप लगातार और पिछले 20 सालों में आप बता दीजिए कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना परिवारवाद के बना दिए आपने? हमारे पिछले 20 सालों में बता दीजिए। डिपेंड करती है। आप एक बात देखें ना, आप राष्ट्रीय देश गांधी परिवार के पहले तो जरूर बने होंगे, गांधी परिवार के बाद आपने कितने बना दिए? बहुत सारी चीजें कोर कमेटी में डिपेंड करती है। कांग्रेस की दुर्गति है। उमा जी दुर्गति कहां पर, क्या दुर्गति है? उमा जी राजनीति की जब हम बातचीत कर रहे हैं, परिवारवाद की, वंशवाद की बातचीत करते हैं, तमाम पार्टियों से जब बोलते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना नजर आता है कि साहब वो तो केपेबल थे इसलिए हम टिकट दे रहे थे। ये तो एक तर्क हो जाता है। इस तर्क के आगे फिर तमाम कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होती है वो धरी की धरी रह जाती है। मेरा सवाल ये है कि हम जिस चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, यदि हम उसी ओर आगे बढ़ेंगे तो जनता के जो मुद्दे हैं उनको आखिर कौन उठाएगा? क्योंकि परिवारवाद के लिए जिस तरह से लोग पार्टियों में शामिल होते हैं, फिर पार्टियों में पाला बदलते हैं, यकीनन वो सबसे पहले अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं और उसके बाद जनता के बारे में सोचते हैं। क्या लगता है आपको कि राजनीति में कहीं ना कहीं अनुशासन भी होना चाहिए इसको लेकर? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैंने अभी जैसे कि पहले अपने वक्तव्य में कहा कि पिछले 3 दिन से हम लोग लगातार हर मीडिया, हर चैनल सिर्फ हरक सिंह रावत जी पे डिबेट कर रहा है, जबकि अभी आज हमें डिबेट करनी चाहिए कि गैरसैंण हमारी राजधानी बनेगी या नहीं बनेगी, कौन सी पार्टी करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कि उत्तराखंड पिछले 20 सालों से जूझ रहा है। लेकिन उन पर बात करने की बजाय, उनको मुद्दा बनाने की बजाय आज हम लोग बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत जी और उनके परिवारवाद पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ग्रुप ने, हरक सिंह रावत एंड ग्रुप में तो बोलती हूँ हमेशा, और मैं बेबाक बोलती हूँ इस बात पर कि उन लोगों ने किस तरीके से पूरे उत्तराखंड की राजनीति को अपनी उंगलियों पर घुमा रखा है। कांग्रेस जो पिछले 5 साल से उनको लोकतंत्र का हथियारा बता रही थी, आज वही कांग्रेस का आरती का थाल लेकर उनके सामने खड़ी हुई है कि जरा सा सॉरी बोल दे तो हम दरवाजे खोले, अपने आ जाइए भाई साहब अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरह के लोग, जिन्होंने लोकतंत्र को, जिन्होंने जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको अपने ठेंगे पर रखा हुआ है। जनता बेचारी इस समय ये देख रही है कि हम वोट किसे दें, या अभी कांग्रेस में है, अभी ये बीजेपी में है, अभी बीजेपी में है, अभी कांग्रेस में। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है उससे बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट जो है वो समाज पर जाता है। कहीं ना कहीं आप जननायक हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप नेता हैं, आप नेतृत्व करते हैं, लोग, बच्चे, युवा आपका अनुसरण करते हैं। और अगर इस तरह के लोग हमारी राजनीति में हैं तो आप ये समझिए कि वो जो नीचे तक का जो हमारे जो 12-15 साल के जो युवा है और आज वो जो कुछ भी देख रहे हैं उनके ऊपर कितना गहरा और गलत असर पड़ता है कि अगर ऐसे ही करके काम होता है तो हम अपने घरों में भी यही करेंगे, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे वहां ये करेंगे, कॉलेज जाएंगे वहां ये करेंगे, और उसके बाद हम समाज में निकलेंगे तब हम यही करेंगे। आज सख्ती से इस बात को टाइम आ गया है कि हमें इस तरह के लोगों को राजनीति में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नए चेहरे को, जो बेचारे बहुत सालों से लगे हुए ईमानदार छवि के लोग हैं, उनको ही हर एक पार्टी को टिकट देकर आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तो बेचारों की बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है, बार बार गांधी परिवार की बात आती है, वो बेचारे कुछ नहीं कह पाते, तो इनको आम आदमी पार्टी अभी नहीं है, आपकी मजबूरी है। सुभाष कभी माता जी अध्यक्ष को, कभी बेटा जी आप मेरी बात सुनिए, जी को भी अध्यक्ष बना दीजिए, कोई बात नहीं, वो आपकी मजबूरी है। आम आदमी पार्टी की मजबूरी, आम आदमी पार्टी इस तरह की बात करेगी। आम आदमी पार्टी में नई दुकान खुली, 7 साल आपको लोग हुए, 7-8 साल में आप लोग क्या परिवारवाद और वंशवाद कर, लेकिन इतना जरूर है आपके साथ जो कोर कमेटी में लगातार आपके साथ जुड़े थे, जो आपके फाउंडर मेंबर थे, उन लोगों का आपने कभी
उन लोगों का भी आप लोगों ने सम्मान किया। जुगाड़ जी भाग गए, जैसे लोग आप लोग को छोड़ कर गए। जयदी भाई आप ठीक है जैदी साहब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात, दिल्ली के राष्ट्रीय बात हम फिर कभी करेंगे। सुभाष जी अगला सवाल मेरा आपसे है। सुभाष जी अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार राजनीति को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, संविधान को लेकर वीरेंद्र जी ने जिस तरह से कहा कि संविधान का जो गलत फायदा उठाया जाता है या जो भी लूप होल बच जाते हैं राजनीति के, उसको लेकर कभी भी संशोधन या उसमें सुधार राजनीतिक पार्टियां या राजनेता तो नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे के समय में और सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है कि इस परिवारवाद को रोकने के लिए पहल की जा सके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये पहल कभी नहीं होगी? सवाल किससे है प्रियंका जी? जी सुभाष जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। पहल हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। जी आवाज आ रही है जी। हाँ प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग चाहे तो इसमें अपना पहल कर सकता है, उसमें ये नए नियम और कानून बना सकता है। हेलो आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करें। हाँ सबसे पहली बात तो ये कि चुनाव आयोग को इसमें पहल करना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ताकि राजनीति में लोकतंत्र की जो सूचिता है वो बना रहे। लेकिन इसी के बरक्स में दो बातें और चूंकि अभी आ गई हैं तो फिर ये बात निकल जाएगी जी। आप एक चीज देखिए कि जिस समय भाजपा के पास बहुत कम सांसद हुआ करते थे, उस समय मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों सांसद हुआ करते थे। क्या ये परिवारवाद नहीं था? जिस समय भाजपा जिस समय बहुत कम सांसद हुआ करते थे, आज तो भाजपा के साथ इसकी लंबी सीरीज है परिवारों का जी। एक उदाहरण। दूसरी बात यह कि दूसरी इसी के बरक, चूंकि दोनों पहलू पर विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात जो लोग नेहरू परिवार पर ये बार बार लगाते हैं आरोप कि नेहरू परिवार में परिवारवाद है, सीताराम केसरी अध्यक्ष बनाए, नेहरू परिवार से अलग जब भी कोई अध्यक्ष बना तो कांग्रेस जो है चरमराने लगी। ये कांग्रेस की भी एक लाचारी है, ये आप उठा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक बात सुनिए। दूसरी बात जो अगर परिवारवाद की मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, मेरी बात बोलने दीजिए। मैंने बोला नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। दूसरी बात जो उसी परिवार की मां और उसी परिवार का बेटा दोनों की हत्या होता है इसी देश में, और ये भी एक तरह का था। ये परिवार को ही टारगेट किया गया था। ये भी तो ये दोनों चीज जब आप बोलेंगे तो एक पक्षीय बात नहीं हो सकती, बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों चीज। दूसरी बात की भाजपा को भी चूंकि नेहरू परिवार से व्यक्ति चाहिए था, इसलिए इन्होंने मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दिया उस समय। अब सवाल यह उठता है कि ये बड़ी पार्टियां जब तक नहीं चाहेंगी कि इसमें कोई बड़ा पहल हो, या चुनाव आयोग नहीं चाहेगा कि इसमें कोई बड़ा पहल करे, तब तक ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, जिस तरह परिवारों का कब्जा भारतीय राजनीति पर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। जैदी साहब अब जवाब दीजिए। आप फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक कर लें। आप अगर आप काबिलियत रखते हो और आप जनता के बीच में लगातार जुड़े हुए हो तो आप टिकट के हकदार हो। आप परिवारवाद की बात मत कीजिए। आपने कहा ना कि आप कमजोर होते, मैं आपको याद दिलाता हूं 1991 में हमारे जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जब हम चुनाव मैदान में उतरे थे, और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद फिर जब हम पूर्ण बहुमत के साथ से सत्ता के अंदर आए तो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया। उस वक्त और भी हकदार थे, और भी हो सकते थे। और आप सिर्फ एक परिवार, और नेहरू गांधी परिवार को कितना सहा है, नेहरू गांधी परिवार ने खून का एक कतरा देश के ऊपर कुर्बान किया है। ठीक है, आप सिर्फ परिवार को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक कहना है जैदी साहब, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कई चुनाव में हम देख चुके हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, कांग्रेस के अंदर से खुद इस तरह की आवाजें उठती हैं कि अब कहीं ना कहीं तमाम लोगों को मौका देना चाहिए। तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता, शशि थरूर की बात कर लीजिए, तमाम बड़े कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो राय लेकर बैठे हैं, लेकिन कहीं किसी की राय की कोई सुनवाई नहीं होती कांग्रेस पार्टी में। सुनवाई आप एक चीज नहीं समझ रहे हैं। ये सारे फैसले कोर कमेटी के होते हैं, सीसी के फैसले सब होते हैं। ये आप सिर्फ परिवारवाद को टारगेट नहीं कर सकते। कोर कमेटी किसे अनुभवी मानती है
किसे योग्य मानती है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता। ये जो भाजपा हम पर आरोप लगाती है, इनके यहाँ पर दो लोगों के फैसले चलते होंगे, अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के, और वो किसी भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 100 साल से ऊपर की पार्टी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर सारे फैसले लोकतंत्र के आधार पर होते हैं। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता। हमारे यहाँ पर सबका फैसला होता है, सबकी रायशुमारी होती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। सबकी रायशुमारी होती है, अंतिम निर्णय एक जगह से निकलकर सामने आता है। ठीक है संजीव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है जैदी साहब, आप आते हैं आपके पास भी। संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियंका जी, इनके लोकतंत्र का नजारा अभी पिछले हफ्ते सरेआम लोगों ने देखा, जहां प्रदेश के महामंत्री का गट्टा पकड़ के उनकी पिटाई करी जा रही थी, उनको अभद्र गालियां दी जा रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे गुट से अपना संबंध रखते थे और एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ FIR लॉन्च करा रहा था और अभद्र गालियां दी जा रही थी। ये इनके यहाँ का लोकतंत्र है। यदि इसी को लोकतंत्र कहते हैं तो ऐसा लोकतंत्र आपके राहुल गांधी को मुबारक, कांग्रेस पार्टी को आपको मुबारक। और जिस तरह से मैं सोचता हूं, क्या मेरे कांग्रेस के भाई जैदी जी को आप बताना चाहिए, क्या गांधी परिवार से ज्यादा योग्य कोई आपका नेता आज तक है ही नहीं, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन संजीव जी, आप कब से कांग्रेस को जानते हैं? संजीव जी, आप कब से कांग्रेस को जानते हैं? देश की आजादी के बाद से आप देख लीजिए, कब से आप कांग्रेस को जानते हैं। और जहां तक आपके अनुशासन की बात रही, आपके यहाँ पर झगड़े फसाद नहीं होते। मैं आपके यहाँ पर 10 उदाहरण गिना सकता हूँ, प्रदेश स्तर के भी, राष्ट्रीय स्तर के, जहां आपके यहाँ पर झगड़े फसाद होते हैं। ठीक है जैदी साहब नेशनल उसकी बात जाने दीजिए। यशपाल आनंद संजीव आर्य की बात करिए। ठीक है जैदी साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे। जैदी साहब, सरिता आर्य की यदि हम बात करें तो लंबे समय से काम कर रही हैं, आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर काम कर रही हैं, लेकिन यशपाल आर्य और संजीव आर्य के बाद कहीं ना कहीं उनका भी पत्ता काटते हुए नजर आ रहे हैं आप। सरिता आर्य जी के लिए कितना कुछ कांग्रेस ने किया है। सरिता आर्य जी को हमने 2012 में टिकट दिया, सरिता आर्य जी को हमने 2017 में टिकट दिया, सरिता आर्य जी को हमने नैनीताल का चेयरमैन बनाया, कांग्रेस के सिंबल पर नैनीताल का चेयरमैन बनी, कांग्रेस के सिंबल पर वो विधानसभा के अंदर पहुंची, कांग्रेस के सिंबल के बाद वो चुनाव मैदान में हारी। तो आप किस तरह कह सकते हैं हम सरिता आर्य जी को नहीं समझ लेते? तो वो नाराजगी क्यों जता रही है? वो आपकी पार्टी के साथ लगातार काम कर रही थी, महिलाओं की लिस्ट तैयार कर आला कमान को भेज रही थी, उत्तराखंड चुनाव के लिए काम कर रही थी। एन वक्त पे उन्हें पता चलता है कि उनका ही पत्ता साफ है। नहीं, यही तो कांग्रेस का अनुशासन है। सरिता आर्य जी को हमने इतना कुछ दिया, और उसके बाद वो जाकर बीजेपी के नेता से मुलाकात करती है, यही कांग्रेस का अनुशासन है। यही तो कांग्रेस का अनुशासन है। उन्होंने जैदी साहब, इसे भी आप अनुशासन कहेंगे? आपसे नाराजगी हुई तो बीजेपी के नेता के साथ वो मुलाकात करती है, ये भी अनुशासन में आता है? ठीक है, ऐसा अनुशासन कांग्रेस में होता होगा फिर। ठीक है, उमा जी क्या कहना है इस पर आपका? अनुशासन की यहाँ पर जैदी साहब बात कर रहे हैं, सरिता आर्य जी को कह रहे हैं कि बहुत मौके दे दिए हैं, तो अब उन्हें आगे उम्मीद नहीं करनी चाहिए? क्या आपको लगता है आगे जिस तरह से वो काम कर रही हैं, कार्यकर्ता को उम्मीद नहीं होगी? कांग्रेस के अवहेलना की, कांग्रेस के ठीक है जैदी साहब, आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके साथ में। उमा जी से मैं जवाब ले लूं, फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है, शांत हो जाए जैदी साहब, शांत हो जाए भाई, आपके पास आऊंगी मैं। उमा जी, देखिए, इसमें मैं सिंपल से इतना कह सकती हूँ कि ये सरिता आर्य जी और कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है कि सरिता आर्य जी, जैसा भी जैदी भाई ने बताया कि उनको 2 बार टिकट दिया गया, महिला प्रदेश की उनको अध्यक्ष बनाया गया। जी, मैं उमा जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, अनुशासन की बात करते हैं, नेता बीजेपी के नेता से मुलाकात कर रहा है, किसी से मुलाकात भी कर रहा है, वो भी क्या अनुशासन की श्रेणी में आता है? आप कांग्रेस जब आप सामाजिक जीवन में जवाब होते हैं तो आप बहुत सारे दलों के साथ, बहुत सारे नेताओं के साथ आपकी मेल मुलाकातें चलती रहती हैं, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि किसी से अगर आपसे, और रिश्तेदारियां भी होती हैं। आप ये बताइए, सतपाल महाराज और अमिताभ रावत जो है अलग अलग है, अलग अलग पार्टीज में है, तो आप क्या उनको दोनों को बाहर निकाल देंगे? मेल मुलाकातें भी होती हैं, आपसी बातचीत भी होती है जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं। हम सब लोग एक दूसरे के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, खाने पर भी जाते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं। जी बिल्कुल उमा जी, सवाल ही ना उठे यदि नाराजगी बाहर ही ना आए। धुआं तो तभी होता है जब आग लगी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए सरिता जी की अगर मैं बात कहूँ तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है कि उन्होंने उनका टिकट क्यों काटा, उनको देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन पार्टी का बंटवारा कहाँ हुआ? अभी पहले कोई लिस्ट किसी कोई, आप प्रियंका जी मुझे दिखा दीजिए कोई लिस्ट जारी की है क्या कांग्रेस ने अभी तक? हमने क्या कोई कांग्रेस ने लिस्ट जारी मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल जैदी साहब लिस्ट के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। लिस्ट जारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, यदि उनका नाम आता है, वो काम कर रही है आपकी पार्टी के लिए तो अच्छी बात है। हिंसा बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इन केस मैं अपनी पार्टी में इस मामले में बहुत सख्त हूँ कि आपको कोई परेशानी है तो आप अंदर 1 to 1 बात कीजिए, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके पास जाइए और उसको अपनी परेशानी बताइए, लेकिन वो परेशानी, वो टेंशन आपकी इस 4 दीवारी के बाहर नहीं आनी चाहिए। जो भी आपकी दिक्कत है देखिए, जो घर के झगड़े सुलझाइए, घर के झगड़े चौराहे पर खड़े होकर नहीं सुलझाए जाते। जी बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह जी परिवारवाद की जब हम बातचीत करते हैं और इस तरह की बातचीत जब सोशल मीडिया का जमाना है, बाहर आकर सामने आती है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के नेताओं की छवि जनता के सामने अच्छी होती है? अपनी छवि को तो नुकसान पहुंचाते ही है, पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, इन नेताओं, उत्तराखंडों में जितने भी नेता हैं, इनको सब लोग सर्वोपरि मानते हैं कि जनप्रतिनिधि है, प्रथम नेता है, प्रथम वो हमारा प्रतिनिधि है। और वही अगर ऐसी हरकतें करेगा, अनुशासनहीनता करेगा और घर की बात को ढोल पीटेगा पब्लिकली। अब आप देखिए, उठा के देखिए, प्रिंट मीडिया उठा के देखिए तो उसमें सब कुछ, मतलब अगर ठीक है तो घर में कुछ भी करे तो प्रिंट मीडिया में, मतलब कुछ भी करे तो वो सोशल मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में, उसको हाईलाइट ऐसे करते हैं कि बस हम ही हैं, हम ही नेता है उत्तराखंड के, हम बुरा करें तो हम ही अच्छे हैं, मतलब हर चीज करेंगे तो हम ही अनुशासन में, बाकी बेकार है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अनुशासनहीनता तो किसी भी नेता में नहीं है, और खासतौर पर कांग्रेस बीजेपी ने तो उत्तराखंड का तो सत्यानाश कर दिया। हम तो साफ बोलेंगे, परिवारवाद इनका चलता जाएगा, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता जान की तरफ से भाड़ में, आदमी मरे, इनको मूल सुविधाएं ना मिले, पर हमारा घर परिवार बनना चाहिए, हमारी 7 पीढ़ी ऐश करनी चाहिए, हमारी विरासत में मिला हुआ है, हमें जो मिला हुआ, नेता का पद मिला हुआ, तमगा मिला हुआ, हमें मिला रहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी, समय का इशारा हमें हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुभाष जी बहुत धन्यवाद, उमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जी बहुत धन्यवाद आपका, और जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में हम लगातार आज चर्चा कर रहे थे राजनीति में परिवार को लेकर। राजनीति में परिवार को लेकर जब बातचीत आती है और उस परिवारवाद के चलते जब मनमुटाव होता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के साथ ही साथ पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है, यदि तमाम फायदे और नफा नुकसान हमेशा अपने स्वार्थ को सामने रखकर देखे जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के सामने भी मैसेज बेहतर नहीं जाता है। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में टिकट को लेकर और परिवारवाद को लेकर होड़ मची हुई है, देखना यह होगा कि किसको टिकट मिलता है, और देखना यह होगा कि टिकट मिलने के बाद जनता के सामने जब ये तमाम कैंडिडेट जाते हैं तो जनता किसे स्वीकार करती है और किसे अस्वीकार करती है। फिलहाल देवभूमि की दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।